जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मध्य मिशन सिपाही की परीक्षा के लिए 14 मई के पैटर्न पर आधारित आज की इस वीडियो में साइंस के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, इसलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए जल्दी जल्दी से लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। चलिए आप सभी लाइव चैट में आंसर बताएंगे। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो दोस्तों यहाँ पे पहले प्रश्न का आंसर याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो 0.8 सेकंड का समय लगता है। दूसरा प्रश्न है, आंत्रज्वर किसके कारण होता है? चलिए आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। आंत्रज्वर किसके कारण होता है? तो दोस्तों यहाँ पे दूसरे प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के कारण आंत्रज्वर होता है, ध्यान रखना है। शुष्क सेल में एनोड में क्या होता है? चलिए आप सभी चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि सर हम लाइव चैट में आंसर नहीं कर पाते हैं। तो देखिए जब आप लोग क्लास टाइमिंग पर ही देखेंगे तभी आपको लाइव चैट का ऑप्शन मिलेगा और तभी आप लोग लाइव चैट में आंसर कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पर क्लास टाइमिंग शो हो रहा होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और डेली टाइम पर क्लास को देखना है। तो शुष्क सेल में एनोड में क्या होता है? याद कर लीजिए, जस्ता। यहाँ पे बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, जस्ता होता है। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर बताइए। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो यहाँ पे पांचवें प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। हीमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है। निम्नलिखित में विटामिन B1 कौन सा है? यानी कि आपको बताना है विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है और इसका आंसर सही जवाब है ऑप्शन बी। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन और इसकी कमी से कौन सी बीमारी? तो याद रखिएगा बेरी। आगे बढ़ते हैं। किसी अक्रिय गैस के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। किसी अक्रिय गैस के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा 8 होती है, लेकिन एक अपवाद है हीलियम। हीलियम के बाह्यतम कक्षा में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी सभी अक्रिय गैस के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सही जवाब है सी ऑप्शन 8। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए अनिवार्य कच्ची सामग्री क्या है? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर बताना है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए अनिवार्य कच्ची सामग्री क्या है? तो यहाँ पे सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल, यानी कि ये सभी। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। चलिए आप सभी 9 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। मायोसिन प्रोटीन किसमें पाई जाती है? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, पेशी में पाई जाती है मायोसिन प्रोटीन। और देखिए प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो याद रखिएगा क्वाशियोरकर बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से। और सबसे अधिक प्रोटीन मिलता है सोयाबीन में। यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलाया जाए तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा के उपयोग का मान क्या होगा? तो देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे निकालते हैं। तो जितने भी वैल्यू दिए हुए हैं सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए और 1000 से डिवाइड कर दीजिए। तो 100 वाट का
बल्ब है 10 और कितना जल रहा है 1 घंटा तक, और बटे में 1000। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर क्या आ जाएगा 1, यानी कि 1 यूनिट। आगे देखिए, परमाणु सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। परमाणु सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? तो दोस्तों यहाँ पे 11वें प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, डाल्टन है। चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, याद रखिएगा। प्रोटॉन का नामकरण किया था रदरफोर्ड ने, लेकिन प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा गोल्डस्टीन ने। और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक। कितनी ऊंचाई पर वायुमंडल में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है? चलिए 12 के लिए आंसर बताएंगे। देखिए यहाँ पे एक शब्द है वायुमंडल, तो हमने आपको बताया था वायुमंडल में कुल 5 परतें हैं, जिसमें सबसे निचली परत का नाम है क्षोभ मंडल, और इसी क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी सारी घटनाएं घटित होती है। जबकि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत का नाम है बहिर्मंडल। और वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैसें पाई जाती है? तो नाइट्रोजन, लगभग 78%। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 12 का? याद रखिएगा 165 मीटर की ऊंचाई जाने पर क्या होता है? तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आती है। कोलाइड का उदाहरण माना जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क कर लीजिए। इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। कोलाइड का उदाहरण कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, धुआं जो है ये कोलाइड का उदाहरण है। सामान्य स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर। तो सबसे पहले ध्यान रखना है, रक्तदाब को मापने वाला यंत्र का नाम है स्फिग्नोमैनोमीटर। और सामान्य मनुष्य का जो रक्तचाप होता है 120/80। पायरोमीटर क्या है? चलिए 15 के लिए आंसर बताएंगे, पायरोमीटर क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे 15 का आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। सौर विकिरण को मापने का यंत्र है पायरोमीटर। और दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में आपके जितने भी प्रश्न सही होंगे आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना है। आइंस्टाइन के समीकरण E=mc², इसमें C का मतलब क्या है? और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है प्लीज़ आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक करेंगे और जितना हो सके सेशन को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। तो E=mc² में C का मतलब होता है प्रकाश की गति। यहाँ पे बी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, प्रकाश की गति। निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है? सभी प्रश्न सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए सभी प्रश्नों का अच्छे तरीके से रिवीजन जरूर कर लें। तो इन चारों ऑप्शन में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है? तो याद रखिएगा आंसर है ऑप्शन बी, अवरक्त। यहाँ पे देखिए इन्हीं चारों ऑप्शन में से बताना था। ध्वनि स्वर की पिच निर्भर करती है। चलिए 18 के लिए आंसर कीजिए, ध्वनि स्वर की पिच किस पर निर्भर करती है? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो भी बच्चे बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, आवृत्ति पर निर्भर करती है। और ध्वनि सबसे अधिक किस माध्यम में गमन करती है? तो ठोस माध्यम में, उसके नीचे गैस, उसके नीचे द्रव, फिर लास्ट में गैस में। पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का क्या होता है? द्रव्यमान व भार दोनों शून्य होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। द्रव्यमान अपवर्तित रहता है, भार शून्य होता है। केंद्र पर पूछा गया है तो ये बिल्कुल सत्य है। केंद्र पर क्या होता है? वस्तु का द्रव्यमान जो है वो नहीं बदलता है, लेकिन भार जो होता है वो शून्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हैं पृथ्वी के केंद्र पर छोटी जी का मान क्या हो जाता है? याद रखिएगा शून्य हो जाता है। छोटी जी का मान पूछा जाता है, मैक्सिमम कहाँ होता है? तो पोल पर, ध्रुव पर मैक्सिमम होता है
और न्यूनतम कहाँ होता है, तो विषुवत रेखा पर। और छोटी जी का मान पृथ्वी सतह से अगर ऊपर की ओर जाए या नीचे आए तो छोटी जी के मान में गिरावट आती है और केंद्र पर क्या होता है, शून्य हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है लेकिन भार क्या होता है, शून्य हो जाता है। गन मेटल किसकी मिश्र धातु है, तो दोस्तों गन मेटल ये किसकी मिश्र धातु है, तांबा, टीन और जिंक। तो देखिए दिया हुआ है यहाँ पे ई ऑप्शन में दिया हुआ है तांबा, टीन और जिंक, याद रखिएगा। भारी जल एक प्रकार का क्या है, चलिए किसके लिए आंसर बताएंगे। अब देखिए यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है भारी जल का सूत्र क्या होता है, तो D2O। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और इसका द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान कितना होता है, तो 20, लेकिन साधारण जल का होता है 18। तो भारी जल एक प्रकार का क्या है, मंदक है। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, सबसे आसान प्रश्न है और किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। आंसर बताएंगे, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, तो याद रखिएगा जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का पता लगाया था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है। चलिए 23 के लिए आंसर बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है। तो याद रखिएगा ये क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, ये प्रकृति में अनुचुंबकीय है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। देखिए इसके बारे में भी हमने आपको काफ़ी बार बताया है, सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए। तो बिजली की सबसे अधिक सुचालक धातु है चांदी यानी कि सिल्वर। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है चांदी। दूध निम्न का उदाहरण है। ये प्रश्न 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। बिहार पुलिस का एग्जाम हो, फायरमैन का हो या फिर मध्य निषेध सिपाही का हो, ये प्रश्न एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। दूध जो है ये पायस का उदाहरण है, याद रखिएगा। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन में इमल्सन भी मिल सकता है, तो दोनों याद रखना है, पायस, इमल्सन दोनों एक ही चीज़ है, उदाहरण है। कौन सा तत्व उर्वरकों में उपस्थित नहीं होता है। चलिए आंसर बताएंगे, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा तत्व है जो उर्वरकों में उपस्थित नहीं होता है। तो देखिए नाइट्रोजन तो कभी होगा ही नहीं, ना फास्फोरस ना हाइड्रोजन। क्लोरीन किसी भी उर्वरक में उपस्थित नहीं होता है, याद रखिएगा। नाभिक का आकार कितना होता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे हड़बड़ी में आंसर फटाक से बता देंगे, 10⁻⁻10 मीटर, जो कि बिल्कुल गलत आंसर है। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे नाभिक का आकार पूछा जा रहा है, ना कि त्रिज्या। तो नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर, इसलिए बोलते हैं पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, ऑप्शन को देखिए, फिर आंसर बताना है। और नाभिक पूछे और त्रिज्या का आकार पूछे तो 10⁻⁻10 मीटर। तो फिलहाल आंसर होगा डी ऑप्शन। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो देखिए इस रोग में मानव शरीर का मस्तिष्क प्रभावित होता है, याद रखेंगे। यहाँ पे मस्तिष्क इस तरह से होगा, मस्तिष्क प्रभावित होता है अल्जाइमर रोग में। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। चलिए 29 के लिए आंसर बताएंगे, और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से सेशन को लाइक कीजिए। तो शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। यहाँ पे सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, प्रोटीन से। लार किसके पाचन में सहायक होता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। और लार जो है किसके पाचन में सहायक होता है, तो याद रखिएगा स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। हमारी जीभ का वह भाग जो मीठा स्वाद बताता है कौन सा भाग है।
तो ये जीभ का है अग्रभाग जो कि मीठा स्वाद को बताता है। निम्नलिखित में कार्बनिक यौगिक कौन सा है? यहाँ पे यौगिक नहीं पूछा जा रहा है, कार्बनिक यौगिक। तो यहाँ पे 32 का आंसर जो भी बच्चे ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है क्लोरोफॉर्म। ये क्या है? कार्बनिक यौगिक है। क्वार्ट्ज घड़ियाँ किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? चलिए 33 के लिए आंसर बताएंगे। क्वार्ट्ज घड़ियाँ किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? तो याद रखिएगा दाब विद्युत प्रभाव पर कार्य करती है। पौधे मृदा से अपना भोजन प्रायः किस अवस्था में प्राप्त करते हैं? चलिए 34 के लिए आंसर बताएंगे। पौधे मृदा से अपना भोजन किस अवस्था में प्राप्त करते हैं? तो याद रखिएगा विलयन अवस्था में। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे ना तो अस्थाई चुंबक बोला गया है ना अस्थाई, यहाँ पे सिर्फ विद्युत चुंबक बताना है। तो आंसर क्या होगा? लोहा। याद रखिएगा लोहा का प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा को मापने के लिए काम आने वाले उपकरण का नाम क्या है? तो याद रखिएगा ये है क्या? ऑप्शन सी ए मीटर। हैजा का क्या कारण है? चलिए 37 के लिए आंसर बताएंगे। हैजा किसके कारण होता है? जीवाणु, विषाणु, फफूंद या फिर शैवाल। एक पूछा जाता है एड्स रोग किसके कारण होता है? तो एड्स विषाणु के कारण होता है यानी वायरस के कारण। HIV वायरस से होने वाला रोग है और विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। तो फिलहाल यहाँ पे हैजा का कारण क्या है? तो जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया है। संवेग की वही इकाई है जो किसकी है? देखिए संवेग एक सदिश राशि है, याद रखिएगा, और संवेग की वही इकाई है जो आवेग की होती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है आवेग। पृथ्वी के केंद्र पर छोटी जी का मान क्या हो जाता है? तो देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको छोटी जी के बारे में बताया था। देखिए छोटी जी का मान मैक्सिमम पूछे तो ध्रुव यानी कि पोल पर मैक्सिमम होता है और मिनिमम होता है विषुवत रेखा पर, याद रखना है। और शून्य कहाँ पर होता है? तो केंद्र पर। तो केंद्र पर छोटी जी का मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। और पृथ्वी सतह से ऊपर या नीचे जाने पर क्या होता है? छोटी जी के मान में गिरावट यानी छोटी जी का मान घट जाता है। तो फिलहाल आंसर होगा शून्य। प्रत्यावर्ती वोल्टता के परिमाण को घटाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला ट्रांसफार्मर कौन सा है? तो प्रत्यावर्ती वोल्टता के परिमाण को घटाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला ट्रांसफार्मर है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक सेशन को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।